जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई जो है दोस्तों वो बहुत बढ़िया से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एसएससी जीडी के लिए एमसीक्यू, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए उसका फुल डिस्कशन करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों कि लास्ट में जो करंट अफेयर का प्रश्न है ना, वो बहुत ही अच्छा है और वो उससे आपको एग्जाम में डायरेक्ट लड़ने का संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है, यानी भारत और श्रीलंका को बीच में कौन सा द्वीप है। तो ऑप्शन है हमारा पहला न्यू मूरे द्वीप, लक्षद्वीप, गंगा सागर द्वीप और रामेश्वरम। तो ऑप्शन के अनुसार जो है दोस्तों वो हमारा रामेश्वरम जो है वह सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रामेश्वरम द्वीप जो है दोस्तों, इसे जो है पम्बन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यह तमिलनाडु के नज़दीक, जबकि जो कि भारत की मुख्य भूमि के सबसे दक्षिण में पड़ता है। और आपको पता होगा श्रीलंका भी जो है भारत के दक्षिण में ही पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें न्यू मूरे द्वीप की, तो न्यू मूरे द्वीप जो है दोस्तों यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में स्थित है न्यू मूरे द्वीप। और यह जो है बांग्लादेश जो है उसके दक्षिण में पड़ता है। वहीं दोस्तों बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो लक्षद्वीप जो है यह खंबात की खाड़ी में पड़ता है। कहाँ? खंबात की खाड़ी में, माफ कीजिए, तो अरब सागर में पड़ता है। क्या? अरब सागर में पड़ता है, जो कि केरल राज्य के नज़दीक में पड़ता है लक्षद्वीप। और हाल ही में यहाँ पर अभी विवाद हो गया था, जैसा कि आपको पता है मालदीव और लक्षद्वीप का विवाद है, वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, इसको लेकर भी विवाद था। वहीं दोस्तों बात करें गंगा सागर की, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि लक्षद्वीप में कितने जिले हैं। गंगा सागर जो दोस्तों यह जो है यह भी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में स्थित है यह गंगा सागर। और इस त, इस इसका इसका एक छोटा सा तटीय भाग पर दोस्तों एक बहुत बड़ा मेला लगता है, गंगा सागर का मेला। और वहाँ जो है यह मेला किस भगवान के, तो यह मेला जो है वहाँ एक मंदिर है ओंकारेश्वर भगवान का, उसी मंदिर के समीप जो है यह गंगा सागर का मेला लगता है। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व में 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है। तो वह जो है दोस्तों भारत जो है कितना 17.5 यानी 17.5% जो है केवल भारत है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी के भ्रमण की गति है। तो पृथ्वी की भ्रमण की गति का है दोस्तों, या पृथ्वी का पलायन वेग का है, वो जो कितना है 27 किलोमीटर प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। यानी 27 किलोमीटर प्रति मिनट के स्पीड से अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी के कक्षा से बाहर फेंकेंगे तो वो वापस लौटकर पृथ्वी के कक्षा में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर, बहुत ही पॉलिटिकल प्रश्न है दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें दिया हुआ क्या, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा भारत का महान्यायवादी। तो हाँ, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यह जब किस अनुच्छेद में करते हैं, तो भारत के महान्यायवादी के जो नियुक्ति है राष्ट्रपति वह अनुच्छेद 73 के करते हैं। और अनुच्छेद 76 में जो है महान्यायवादी की चर्चा है और यह कहा गया है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अगला हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। हाँ दोस्तों, तो इसकी भी राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। और यह जो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो ये अनुच्छेद 148 के तहत, किसके अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। अगला हमारा एक राज्य का राज्यपाल। तो आपको पता होगा राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं। और इसकी चर्चा कितने हैं अनुच्छेद में, तो इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 155 के तहत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। यानी तीनों की नियुक्ति भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं राज्यपाल की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और बताइएगा दोस्तों, अगर राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह किनको सौंपेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है,
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरते हैं? तो देखिए दोस्तों, बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जो रेखा गुजरती है वह कौन, तो वह हमारी मकर रेखा हो जाएगी। कौन? मकर रेखा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। बात करें दोस्तों मकर रेखा की, तो मकर रेखा से कुछ मकर रेखा जो है कुल 10 देशों से होकर गुजरती है। कितने? 10 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें जैसे आपको हो गया अमेरिका, हो गया अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश हैं उससे होकर मकर रेखा गुजरती है। वहीं दोस्तों बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा भारत से भी होकर गुजरती है और यह एशिया से भी होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा की बात करें दोस्तों, तो कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है टोटल 16 देशों से, कितने? 16 देशों से होकर गुजरती है। जैसे कि अल्जीरिया हो गया, नाइजर हो गया, लीबिया हमारा हो गया, मिस्र हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये सब देशों से होकर जो कर्क रेखा गुजरती है। वहीं दोस्तों बात करें विषुवत रेखा की, तो विषुवत रेखा जो है यह 13 देशों से, विषुवत रेखा जो है 13 देशों से होकर गुजरती है। जैसे कि इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया, गैबोन, इतना सारे देश है जो विषुवत रेखा से गुजरते हैं। और भी बहुत सारे देश हैं, तो ज़्यादा का अगर डिस्कशन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। और चौथा हमारा ऑप्शन है अंटार्कटिका रेखा। तो अंटार्कटिका रेखा जो दोस्तों यह बर्फ से एक ढका हुआ भाग है, जिस पर जो अधिकार है वह ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे और यूनाइटेड न्यूजीलैंड जैसे देशों का है। तो एक बार रिवीजन करते हैं दोस्तों, कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है वह 16 देशों से होकर गुजरती है। मकर रेखा जो है 10 देशों से होकर गुजरती है। वहीं विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा जो है वह 13 देशों से होकर गुजरती है। तो और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो वह जो है विषुवत रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी जो मकर रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वहीं पर दोस्तों बात करें एक और प्रश्न की, तो कर्क रेखा और जो ग्रीनविच रेखा यानी कि जो देशांतरीय रेखा है, जो भारत का मानक देशांतर रेखा है, वह एक दूसरे को किस राज्य में काटती है, तो यह जो एक दूसरे को काटती है दोस्तों, यह किस राज्य में काटती है, यह जो है छत्तीसगढ़ में काटती है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में काटती है। और चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है, तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना जो दोस्तों वह चालू मूल्य के आधार पर एवं अस्थिर मूल्य के आधार पर, दोनों के आधार पर जो है किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अब बात ये दोस्तों करें राष्ट्रीय आय की, तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है सर्वप्रथम किसने किया, तो सर्वप्रथम जो है 1867 ईस्वी में, किस समय? 1867 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में किया था, जिसमें उन्होंने प्रति व्यक्ति आय जो है वह 20 रुपया बतलाया था। कितना? 20 रुपया बतलाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो देखिए दोस्तों, पहला है सानिया मिर्जा टेनिस। हाँ जी, सानिया मिर्जा ये टेबल टेनिस खेलती हैं और ये जो है एक महिला खिलाड़ी, इन्होंने बहुत सारे इनाम जो है वो जीते हैं। वही दोस्तों बात करें साइना नेहवाल की, तो इनको कौन भूल सकता है, साइना नेहवाल जो है ये बैडमिंटन खेलती है, सही है। वहीं झूलन गोस्वामी यह भी क्रिकेट खेलती हैं दोस्तों, यानी तीनों का, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह गलत हो जाएगा, यानी कि जीव मिल्खा सिंह। तो बात करें दोस्तों जीव मिल्खा, तो जीव मिल्खा जो है यह एक गोल्फर है। क्या? गोल्फर हैं। और वहीं दोस्तों बात करें शतरंज के प्रमुख खिलाड़ी की, तो शतरंज के जो जैसे आपके प्रमुख खिलाड़ी हो जाएंगे आर प्रज्ञानंद हो गए, विश्वनाथन हो गए, ये सब जो है दोस्तों शतरंज के खिलाड़ी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग का संबंध किस खेल से है, तो गगन नारंग जो है दोस्तों यह एयर राइफल शूटिंग खेलते हैं, ऑप्शन के से संबंधित खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें कुश्ती की, तो कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी कौन है, तो किसमें कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी जो है दोस्तों आपके हो गए बजरंग पुनिया हो गया, बबीता फोगाट हो गए, ये सब जो खिलाड़ी हैं जो कुश्ती से संबंधित है, यानी रेसलिंग। वहीं दोस्तों बात करें बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन के आप लोग जैसे पहले देखा साइना नेहवाल जो हमारा वह बैडमिंटन प्लेयर है। और बात करें दोस्तों तीरंदाजी की, तो तीरंदाजी के जो आप प्लेयर है वो आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है अमृता सिरगिल किस रूप में प्रसिद्ध है, तो जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में हम लोग आपको बताए होंगे कि
अमृता शेरगिल जो है दोस्तों ये एक प्रमुख चित्रकार है। क्या चित्रकार है? इनका ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत माता नामक पेंटिंग, प्रसिद्ध पेंटिंग जो है चित्रकार कौन थे? तो भारत माता नामक जो प्रसिद्ध पेंटिंग थी इसको जो है दोस्तों अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। कब? 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और इनमें जो योगदान था दोस्तों यह बंकिम चंद्र चटर्जी का भी था, लेकिन यह ऑप्शन के अनुसार जो हमारा वह बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीपक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया जाता है? तो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर के लिए जो मल्टी सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों यह बेल प्रयोगशाला में बनाया जाता है। कहाँ? बेल प्रयोगशाला में। अब बात करें दोस्तों बेल प्रयोगशाला का, तो बेल प्रयोगशाला जो है जिसे बेल लैब्स भी कहते हैं के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय जो है यहाँ कहाँ? मुर्रे हिल्स में। कहाँ? मुर्रे हिल्स में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलने लगता है? तो पहला ऑप्शन हमारा क्योंकि वायुमंडल दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का जो बिंदु है वो नीचे आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो ईख है दोस्तों, मूंगफली, बादाम। तो ऑप्शन नंबर डी यानी साइकस जो है दोस्तों, साइकस में जो है बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। और यह जो पेड़ यह जो है मुख्यतः जो है दोस्तों यह 70% चीन, वियतनाम जैसे देशों में पाया जाता है। और इसके जो अब तक जो है 305 प्रजातियां पाई गई हैं, 305 प्रजातियां पाई गई हैं, जिसमें जो 70% से अधिक प्रजाति जो है वह चीन, वियतनाम जैसे देशों में पाई जाती है। और एक ताड़ के पेड़ जैसा पेड़ होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो देखिए दोस्तों पूर्ण स्वराज की बात करें तो पूर्ण स्वराज को है सबसे पहले 1906 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन इसको जो है मान्यता जो है दोस्तों वह 1929 के लाहौर अधिवेशन में, क्या 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया और उसे जो है अपनाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा दोस्तों। यानी 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और इसका जो प्रमुख क्या था, विशेषता था कि इन्होंने स्वराज शब्द को उसमें प्रस्ताव को पारित किया गया था। वहीं दोस्तों बात करें 1916 की लखनऊ सत्र के, तो 1916 की जो अधिवेशन लखनऊ का अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। किसने? अंबिका चरण ने किया था। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जो है पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे। और बिहार के जो राजकुमार शुक्ल थे वह लखनऊ 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी से मिले थे। और उन्हीं के आग्रह पर महात्मा गांधी जो है चंपारण आए थे और तीन कठिया पर था जो कि नील की खेती से संबंधित था। वहाँ के किसानों की हालत जो है बहुत बुरी थी, उसके लेकर उन्होंने सबसे प्रथम सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो किया था वह 1916 के अधिवेशन से ही महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ल की मुलाकात के बाद संपन्न हुआ था। और वहीं चंपारण की बात करें दोस्तों तो चंपारण में जो है महात्मा गांधी के जो जान जो है बतख मियाँ ने बचाई थी। किसने? बतख मियाँ ने। वहीं अगला प्रश्न है अब महात्मा गांधी, तो 1924 के बेलगांव शस्त्र यानी किसके अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बात करें 1924 के बेलगांव शस्त्र कांग्रेस अधिवेशन की, तो इसकी जो अध्यक्षता है वह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी ने एकमात्र यही अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी 1924 का बेलगांव सत्र का। वहीं दोस्तों बात करें 1931 का कराची अधिवेशन, तो 1931 का जो कराची अधिवेशन है यह जो है कहाँ दोस्तों? कराची पाकिस्तान में हुआ था। उस समय का वर्तमान में हिंदुस्तान था, 1931 में होता। इसी समय जो है इसकी अध्यक्षता जो किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता जो है सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जब पंजाब के रास्ते कराची जा रहे थे इस अधिवेशन में भाग लिए तो इन्हें जो है काला झंडा दिखाया गया था। और क्यों दिखाया गया था दोस्तों? तो क्योंकि भगत सिंह को फांसी चाहते तो गांधी जी रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने
वैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने कहा था जिन्होंने अहिंसात्मक रूप अपनाया था, और उसमें उन्होंने जो भगत सिंह को और जो उनके साथ राजगुरु सुखदेव थे उनका नाम नहीं लिया था। और तत्पश्चात 31 मार्च 1931 को, नहीं माफ कीजिए, तो 22 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटका दिया गया था। उसी के विरोध में जो है दोस्तों लटकाया जाना था, उसी के विरोध में है जो महात्मा गांधी को पंजाब के क्षेत्र में जो है काला झंडा दिखाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्यम वर्ग को राजनीतिक अधिकार सर्वप्रथम किस देश से प्राप्त हुआ? तो यह जो हुआ प्राप्त दोस्तों, यह अमेरिका से प्राप्त हुआ। कहाँ? अमेरिका से प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा हुआ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उपनिवेशिक काल में लिटली आयोग का उद्देश्य था। हाँ दोस्तों, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर कुछ वीडियो में त्रुटि रहा हो तो, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि सारा डिस्कशन और क्यू जो हम लोग वहीं पे करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थिति पर प्रतिवेदन पर सिफारिश करने। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा था। तो बात कर दोस्तों दिल्ली सल्तनत का, तो दिल्ली सल्तनत का जो दरबारी भाषा था वह फारसी था। क्या? फारसी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। बात करें भाषा की दोस्तों, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद केवें अनुसूची में जो है भाषा का जब भाषा का जिक्र है, तो भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में, कितने? अनुसूची 8 में जो है 22 भाषाओं का जिक्र है, जो कि पहले 14 हुआ करती थी। बाद में इसे जो है तीन संविधान संशोधन हुआ, 71वां संविधान, 21वां, 71वां और 93वां संविधान संशोधन। इन तीनों के बाद जो है वो भाषाओं की संख्या को बढ़ा देगा। पहले कोंकणी मणिपुर नेपाली, और आपको बोडो डोगरी मैथिली संताली, और ये सब भाषाओं को जोड़ने के बाद जो है अब भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अगला है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों वह श्रेष्ठ या कुलीन। क्या? श्रेष्ठ या कुलीन। और यह प्रश्न कैसा है दोस्तों? तो यह जो है ऋग्वैदिक काल का प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्या? 28 फरवरी को। अब क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो 28 फरवरी को ही सीवी रमन के द्वारा जो है रमन प्रभाव की खोज किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में जो है 28 फरवरी को है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वहीं दोस्तों बात करें जनवरी की, तो जनवरी के जो प्रमुख दिवस जो है कौन कौन से? तो हमारा जो है 4 जनवरी को जो ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को बात करें तो थल सेना दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी की बात करें तो यह शहीद दिवस मनाया जाता है। और वहीं दोस्तों जून की बात करें तो 5 जून को आपको पता होगा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 जून को राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और मार्च की बात करें दोस्तों, तो मार्च में जो है 22 मार्च को आपका बिहार दिवस और वहीं जल दिवस भी मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हितोपदेश नामक पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों वे नारायण पंडित है। कौन? नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों विष्णु शर्मा, तो विष्णु शर्मा की जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है कौन? पंचतंत्र। और नागा अर्जुन की पुस्तक है दोस्तों कौन? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस डिस्कशन से आपको बहुत ही फायदा होगा दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का सेट डिस्कशन हम लोग डेली लेकर आते रहते हैं, जिससे एक प्रश्न से जो है आपको अनेक प्रश्न निकलेंगे दोस्तों, जिससे आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा बेहतर परफॉर्म कर पाइएगा। तो और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।